हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान अधिनियम की 1872, जिसे इंग्लिश में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे कहते हैं वैध संविधान। इसको कहते हैं वैध संविधान। वैध संविधान क्या होती है? वैध संविधान क्या है? वैध संविधान क्या है? संविधान तो होती है, लेकिन कौन सी संविधान वैध होती है और कौन सी अवैध होती है, यानी कि कौन सी नहीं मान जाती है। तो कौन सी संविधान वैध संविधा क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से तत्व बड़े आवश्यक इनके द्वारा वैध है। ठीक है, तो हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया है, आप वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद हमने संविधान यानी किसी इंग्लिश को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, हमने आपको पहले बताया है, हमने आपको पहले बहुत सारी परिभाषाएं बता दी है। कॉन्सिडरेशन यानी कि प्रतिफल, कॉन्ट्रैक्ट, सहमत, असहमत क्या होता है, सब इस सब की जानकारी आपको हमने पहले दी है। यदि आपको नहीं देखा है तो पहले जाकर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको संविधान अधिनियम धारा दी गई है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा में बताया गया है वह करार करार बहुत सारे होते हैं, बहुत से करार डाले जाते हैं, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो करार विधि द्वारा होते हैं, ऐसा करार जो विधि द्वारा लागू करा जा सके वो संविदा होते हैं। ठीक है, इसमें संविदा होती है तो संविदा की आवश्यक होती है, यानी कि कौन कौन सा तत्व होने आवश्यक है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये संविदा वैध मानी जाएगी। तो इसके लिए जो आवश्यक है मैं नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी होगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने संविधान की परिभाषा आपको बता दी। उसके बाद आता है कि कौन संविदा वैध होती है। तो वैध संविदा की आवश्यकता यानी कि जिस संविधा में इसके ये सारे तत्व पाए जाते हैं वो संविधा वैध संविधा कहलाती है। अब इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इसके आवश्यक तत्व पहला होता है दो या अधिक पक्षकार, यानी कि किसी भी वैध संविधा को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उसमें 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए। मैं अभी आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, पहले आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, तो पहले आप पॉइंट नोट डाउन करते चलिए। पहला पॉइंट है 2 या 2 से अधिक पक्षकार, यानी कि किसी भी वैध संविधा में जो संविधा की जा रही है उसमें 2 या 2 से अधिक पक्षकार होने चाहिए। उसके बाद करार, 2 या 2 से अधिक पक्षकार जो होंगे उनके बीच करार किया जाएगा, करार यानी कि एग्रीमेंट। ओके, इसके बाद आता है सक्षम पक्षकार। जो पक्षकार 2 या 2 से अधिक जो पक्षकार हैं वो आपस में जो करार कर रहे हैं तो वो करार करने वाले जो पक्षकार हैं वो वयस्क यानी कि सक्षम होने चाहिए, वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है। तो सक्षम पक्षकार इसके बारे में अभी आपको विषय जानकारी दूंगा, पहले आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से प्रमुख इसके बारे में अभी आपको विषय जानकारी दूंगा। तो तीसरा पॉइंट है सक्षम पक्षकार। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है सुगम संबंध। जो 2 से अधिक पक्षकार भी हो गए, उनके बीच करार भी हो रहा है और वो सभी सक्षम भी हैं। उसके बावजूद ये होना चाहिए कि उनकी जो सहमति है यानी वो जो इसमें सहमत दे रहे हैं आपस में वो स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी जोर दबाव के द्वारा उनकी सहमत नहीं ली जानी चाहिए। उसके बाद होता है वैध प्रतिफल, यानी कि जो करार किया जा रहा है सभी लोग मिलकर जो कर रहे हैं उसका जो प्रतिफल है वो वैध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका प्रतिफल अवैध हो और वो संविधा मानी जाएगी, संविधा नहीं मानी जाएगी। इसके लिए जो प्रतिफल प्राप्त हो रहा है वो वैध होना चाहिए, यानी कि कानून की दृष्टि या विधि की दृष्टि से वो सही होना चाहिए। इसके बाद आता है विधि द्वारा रोका न गया। मान लीजिए ये सारी चीज़ें ठीक ही है, ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है उसके जो आवश्यकता थे ये सभी ठीक है। उसके बावजूद विधि द्वारा रोका न गया, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ जिसका व्यापार या कोई भी भारत में अपने देश में जहाँ पर भी लागू है वहाँ पर रोका गया हो तो आप यदि शायद तक मौजूद हैं और वो वैसा संविदा कर रहे हैं तो भी नहीं मान जाएगी। इसके लिए वो विधि द्वारा मान्य भी होना चाहिए। जैसे कि अपने देश में ड्रग्स का व्यापार अमान्य है या अवैध माना जाता है, गैर कानूनी है, तो सभी अगर ये 5 पॉइंट उसमें हो जाएंगे उसके बाद यदि वो कर भी लेते हैं तो छठवां यानी कि नहीं मान, क्योंकि भारत में अनलीगल है। इसके बाद आता है सातवां लिखित व अनप्रमाणित। यदि मान लीजिए इसमें से सभी बिंदु हो गए हैं और यदि उसका किसी भी राज्य किसी देश में लिखित एवं अनप्रमाणित होना बहुत आवश्यक है तभी वो वैध संविधा बन जाएगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो संविधा की जा रही है वो वहाँ पर लिखित एवं अनप्रमाणित होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले हम इनके बारे में आपको बताते हैं।
दो या दो से अधिक पक्षकार, ये तो आप समझ गए, कोई भी संविदा करने के लिए दो या दो से अधिक पक्षकार का होना आवश्यक है। इसके बाद करार, तो करार क्या है? एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। इसके बाद होता है सक्षम पक्षकार। तो सक्षम पक्षकार किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं कि सक्षम पक्षकार क्या है, और उसके बाद स्वतंत्र सम्मत क्या है, और वैध प्रतिफल, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। इधर में आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट रहा है सक्षम पक्षकार। तो वैध संविदा करने के लिए जो पक्षकार है वो सक्षम होने चाहिए। तो सक्षम पक्षकार के बारे में कहाँ पर बताया गया है? तो सक्षम पक्षकार के बारे में भारतीय संविदा अधिनियम की सेक्शन 11 और 11 और 12 बताया गया है कि कौन से पक्षकार सक्षम होंगे और कौन से पक्षकार सक्षम नहीं होंगे। तो सेक्शन 11 जो है सेक्शन 11 बताया गया है कि वयस्क और अवयस्क कौन से व्यक्ति वयस्क होंगे और कौन से अवयस्क होंगे। तो आप जान लीजिए कि वयस्क व्यक्ति वो व्यक्ति जो जिस विधि के अधीन है, जैसे भारत में जो रह रहा है तो भारत की विधि के अधीन है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जिस विधि के अधीन है, यदि वहाँ पर कोई निश्चित डेट रख दी गई है, निश्चित जो है एज बना दी गई है, इतनी एज के बाद व्यक्ति वयस्क हो जाएगा। जैसे भारत में 18 साल है, भारत में ये होगा कि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वो वयस्क माना जाएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट ने संरक्षिता नियुक्त किया, जैसे किसी व्यक्ति का कोई संरक्षण नियुक्त किया गया है, तो उस अवस्था में वो व्यक्ति अपनी 21 वर्ष की उम्र में वयस्कता की आयु को प्राप्त करेगा। यानी कि सक्षम पक्षकार में वयस्क का मतलब है कि वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और संरक्षिता की दशा में वो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। इसके बाद इसमें बताया गया है स्वस्थ मस्तिष्क। कौन स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं होगा। तो जो व्यक्ति जो संविदा कर रहा है, यदि उस संविदा का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो उसके लिए सही है या नहीं है, यदि वो इसका अनुमान लगा लेता है कि हाँ इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो स्वस्थ मस्तिष्क का माना जाएगा। इसके अलावा यदि वो नहीं सोच पाता है कि इस संविदा का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो अस्वस्थ मस्तिष्क का माना जाएगा। इसमें भी कुछ कंडीशनें हैं, जैसे कि जड़ बुद्धि, मूर्ख या पागल। तो इसमें जो इसके अन्य है कि वो जड़ मूर्ख है यानी मूर्ख है, तो उसके द्वारा भी वो भी अस्वस्थ मस्तिष्क का माना जाएगा। इस प्रकार आपने जाना कि सक्षम पक्षकार के लिए आवश्यक है सेक्शन 11 और 12 में बताए गए कंडीशन, यानी कि वो वयस्क होना चाहिए और स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए। वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क होने वाला व्यक्ति ही सक्षम पक्षकार माना जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वतंत्र सहमति। इसके बारे में आपको बताते हैं। तो वयस्क संविदा की आवश्यकता तुम्हें तीसरा जो पॉइंट था सक्षम पक्षकार, उसके बारे में आपने जाना कि सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में जो बताया गया है वो सक्षम पक्षकार है, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद पॉइंट आता है स्वतंत्र सहमति या सहमति जिसे कह सकते हैं, यानी स्वतंत्र सहमति। इसके बारे में बताया गया है जो पक्षकार स्वतंत्र सहमति यानी कि उनके द्वारा जो सम्मति दी जा रही है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन पर जोर दबाव या उनसे जबरदस्ती कोई सहमति यानी कि सहमत होती है। सहमत क्या है इसके बारे में सेक्शन 13 में बताया गया है। उसके बाद वह संविदा के लिए स्वतंत्र सम्मत क्या है, तो स्वतंत्र सम्मत क्या है इसके बारे में सेक्शन 14 में बताया गया है कि क्या है। तो देखिए आप सीरियल में पढ़ सकते हैं ना कि 11 और 12 में बताया गया है वयस्क और सामान्य के बारे में यानी सक्षम पक्षकार के बारे में। उसके बाद 13 बताया गया है सम्मत के बारे में और 14 यानी 14 में बताया गया है स्वतंत्र सम्मत के बारे में। तो स्वतंत्र सम्मत कम नहीं मानी जाएगी। इसके लिए 14 के बाद आता है सेक्शन 15। ये जो लिख रहा हूँ सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 18। इसके बाद आता है सेक्शन 20। तो ये आप ये आप सीधा उठा रहा हूँ आपको याद करने की कोशिश करें। सेक्शन 15 पर आता है, सेक्शन 15 पर आता है प्रक्रिया, यानी कोई ऐसा कहते हैं कोई कहते हैं। उसके बाद सेक्शन 16 पर आता है इसे हिंदी में कहते हैं असामयिक असम। इसके बाद सेक्शन 17 पर आता है फ्रॉड यानी कपट, इसे हिंदी में कपट और इंग्लिश में फ्रॉड करते हैं। इसके बाद सेक्शन 18 पर आता है मिसयूटिलाइजेशन।
और सेक्शन 20 से 22 पर आते हैं गुण। यानी कि इस प्रकार से ली गई संमति को स्वतंत्र संमति नहीं माना जाएगा। कौन सी? वो प्रपीड़न के द्वारा न ली गई हो, वो अनड्यू यानी कि समय असर के द्वारा न ली गई हो, कपट यानी फ्रॉड के द्वारा न ली गई हो, और मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि दुरुपदेशन के द्वारा न ली गई हो, और भूल से न ली गई हो। यदि इन कंडीशन से कोई संमति ली जाती है तो स्वतंत्र संमति नहीं मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि इनसे अलग संमति ली जाती है तो वह स्वतंत्र संमति मानी जाएगी। प्रपीड़न क्या है? तो प्रपीड़न और असम्यक असर और कपट और मिसरिप्रेजेंटेशन यानी दुरुपदेशन और भूल, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। प्रपीड़न को आपको पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, इसके बाद में आपको इनके बारे में, इनकी ठीकनेस के बारे में बताता हूँ। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, ये स्वतंत्र संमति के बारे में। स्वतंत्र संमति के बारे में सेक्शन 15 पर उसी स्वतंत्र संमति सेक्शन 15 पर आता है। तो ऐसा है प्रपीड़न। प्रपीड़न क्या है? उसकी परिभाषा सेक्शन 15 में दी गई है कि किसी व्यक्ति से ऐसी संविदा करना जो भी, या करार करना जो भी विरुद्ध, ठीक है, विधि विरुद्ध कोई कार्य करना या उसको धमकी देना किसी संविदा के लिए, तो वही व्यवसाय यानी प्रपीड़न है। जैसे किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आप जो है ये संविदा कीजिए या संविदा अपनी सहमति दीजिए, अन्यथा मैं जो है आपकी संपत्ति को जो है हानि पहुँचाऊँगा, या कोई भी उसको धमकी ही देता है तो प्रपीड़न के अंतर्गत आएगी। यानी कि ये व्यवसाय यानी प्रपीड़न के अंतर्गत आएगा। विधि विरुद्ध कोई कार्य करने की धमकी देना। तो प्रपीड़न की आवश्यकता तो है कि विधि विरुद्ध कोई कार्य करना या कार्य करने की धमकी देना, ठीक है, कोई कार्य करना। आपको सामने बता रहा हूँ, अपने आपको पढ़ने भाषा में विधि विरुद्ध कोई कार्य करना या कार्य करने की धमकी देना, या कार्य करने की धमकी देना। और उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट है, उसकी संपत्ति को विधि के विरुद्ध, संपत्ति को यानी कि उसकी संपत्ति आप किस प्रकार कर रहे हैं कानून के विरुद्ध और उसकी संपत्ति लेने के लिए, तो ये संपत्ति को रोकना विधि के विरुद्ध, यही जो है प्रपीड़न करते हैं। आपको ये नहीं कि आपने रोका है, आपने उसके ऊपर धमकी दी है और धमकी के द्वारा जो है जो इसकी ओके। सेक्शन 15 के बाद यानी प्रपीड़न के बाद आता है सेक्शन 16, जिसे हिंदी में असम्यक असर कहते हैं। असम्यक असर कब माना जाएगा? तो असम्यक असर की परिभाषा जो है सेक्शन 16 में दी गई है। यानी कि जहाँ पर दो पक्षकारों के बीच ऐसा संबंध हो कि जहाँ पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सके, ठीक है, दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सके। मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप जरूर लिख लीजिए, ठीक है, इसमें लिखूंगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दो या दूसरे जो भी पक्षकार हैं उनके बीच में कोई ऐसा, उनके बीच में एक संबंध है और उनमें से एक पक्षकार ऐसी स्थिति में है जो सामने वाले पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, इच्छा को प्रभावित कर सकता है और उसका उसने फायदा भी उठाया हो, तब जाकर ये जो है असम्यक असर कहा जाएगा। असम्यक असर की परिभाषा से आपको 2 पॉइंट निकल रहा है। एक, पक्षकारों के मध्य जो है पक्षकारों के बीच संबंध होगा, पक्षकारों के बीच संबंध है, ओके। और दूसरा पॉइंट आता है उसका उसने फायदा उठाया हो, यथास्थित ये दोनों तत्व होते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि असम्यक असर से संमति ली गई है। इसके बाद आता है सेक्शन 17। ये जो सेक्शन है इनका मैं एक वीडियो एक सेक्शन के लिए स्पेशल अलग से बना दूंगा, तब तक आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए। ये सब गैर संविदा की आवश्यकता है। आपको जो क्वेश्चन जरूर आता है इसलिए आप इसे विचार कर लीजिए तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद आता है सेक्शन 17। इससे जो हमने असम्यक असर में बताया है, असम्यक असर के बारे में जो बताया है उसमें जैसे कि एक शिक्षक और टीचर का संबंध हो गया, एक वकील और उसके वकील संबंध हो गया, इसमें उनके बीच ऐसा संबंध भी है और इसमें एक पक्षकार ऐसा है जो सामने वाले की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। यानी कि अगर इस प्रकार के संबंध में कोई सामने वाला अगर उसकी इच्छा को प्रभावित करके संबंध को प्राप्त करता है तो हम कहेंगे कि असम्यक असर के द्वारा संबंध ली गई है। इसके बाद आता है सेक्शन 17 जिसे हम कहते हैं कपट। सेक्शन 16 यानी कि असम्यक असर के बाद सेक्शन 17 आता है कपट, जिसे प्रारंभ करते हैं। आप सीरियल वाइज अगर पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, इसलिए मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा
सेक्शन 17 यानी कपट होता है। सेक्शन 16 असंगत असर के बाद आता है कपट। सेक्शन 17 पर कपट या फ्रॉड आता है। ये सभी बात समझने के आवश्यक तत्व हैं। तो कपट यानी भाषा जो है सेक्शन 17 में दी गई है। कपट क्या है? तो कपट यानी कि जानबूझकर कोई ऐसे तथ्य को छिपाना, सामने वाले पक्षकार को धोखा देने के लिए, जो वास्तव में गलत है लेकिन जानबूझकर छिपाकर सच बताना ताकि उसे धोखा हो जाए, यानी कि सामने वाले पक्षकार को धोखा देना, यही कपट है। तो कपट के कुछ आवश्यक जैसे कि जानबूझकर सच छिपाना, यानी कि वो चीज़ गलत है लेकिन आप जानबूझकर सामने वाला पक्षकार को वो गलत बता रहा है। जैसे कि कोई बाइक वो लेने गया है, बाइक का जो इंजन है वो गड़बड़ है, काफ़ी गड़बड़ है, लेकिन जब वो उसे बेचने के लिए जाता है तो जब सामने प्रकार से खरीदने के लिए कहता है तो बताता नहीं, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, यानी कि वो झूठ बोल रहा है, यानी कि वो कपट यानी कि फ्रॉड कर रहा है। ओके, इसके बाद आता है पालन करने के आशंका, यानी कि वो कोई ऐसी समुदाय करार कर लेता है जिसका उसे पालन नहीं करना है। ये पक्षकार जैसे कि ये पक्षकार है, ये बी के साथ ये समझा करता है, ये मान को समझा करता है कि वो इसने जो है इसको जो है 50,000 रुपये इससे बी में ए से 50,000 रुपये लिए और इसने कहा कि मैं आपको 1 माह बाद वापस कर दूँगा 50,000 रुपये 1 माह बाद वापस कर दूँगा, लेकिन ए ने पैसे लिए हैं लेकिन वो इस उद्देश्य से लिया है उसको पैसे नहीं वापस करना, यानी वो उसने पहले ही प्लान बना लिया है वो पैसे ले लूँगा लेकिन पैसे वापस नहीं करूँगा, तो ये यानी कि फ्रॉड कर रहा है। ओके, तो ये हो गए कपट यानी फ्रॉड। इसके बाद आता है सेक्शन 18 जिससे मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि दुर्भावना। सेक्शन 17 कपट के बाद आता है मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि मिथ्या दुर्भावना। क्या आता है? मिथ्या दुर्भावना यानी कि मिथ्या की झूठ और दुर्भावना यानी कि बताना या प्रेजेंटेशन जैसे प्रस्तुत करना। लेकिन इसमें ये होता है कि बिना किसी आशय से, कपट में था कि आशय यानी कि एक उद्देश्य था कि किसी तरह इसको धोखा दे दिया जाए, लेकिन यहाँ पर होता है कि बिना किसी आशय से, बिना किसी आशय या बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य से जो है बिना किसी उद्देश्य के कोई बात जो गलत है लेकिन उसे खुद ये बात नहीं पता है कि यह गलत है सही है, सामने वाले को बता देता है, सामने वाले को बता देता है। जैसे कि ये पक्षकार है यानी कि ये है और ये बी है, ये को नहीं पता कि जो है एक बैंक है, मान लीजिए एक बैंक है, इसको नहीं पता कि इस बैंक का मैनेजर कौन है। इसको एक दिन एक व्यक्ति मिला सी, उसने इसको बताया कि जो है डी जो है बैंक का मैनेजर है। ए ने इस बात को नहीं सोचा कि ये डी जो है इस बैंक का मैनेजर है, क्योंकि इसको भी सत्य के बारे में पता नहीं है, क्योंकि इसको इसने बताया इसलिए इसको भी सत्य के बारे में पता नहीं है कि डी मैनेजर है या नहीं है। तो इसने इसकी बात को सच मानते हुए इससे बता दिया कि ये जो है डी मैनेजर इस बैंक का है। यानी यहाँ पर इसका कोई उद्देश्य धोखा देना नहीं है, क्योंकि ये अज्ञानता के कारण डी से कह देता है कि डी इसका मैनेजर है। यहाँ पर बिना किसी आशय या बिना किसी उद्देश्य के सामने वाले को जो बात झूठ है फिर भी वो उसे सच समझ के बता देता है, तो इसे मिसरिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत माना जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 20 से 22 यानी कि त्रुटि या भूल कहते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन 20 से लेकर 22 यानी कि 22 तक। ये भूल मात्रा, भूल में इसमें 3 सेक्शन है 20, 21 और 22। 20 में क्या होता है? फैक्ट मिस्टेक, यानी कि जहाँ पर किसी तथ्य को लेकर भूल की गई है वहाँ पर फैक्ट मिस्टेक होता है। और जहाँ पर 21 में होता है बाल्टी, यानी कि जहाँ पर कोई भूल बाल्टी के संबंध की जाती है वहाँ पर सेक्शन 21 आता है। और जहाँ पर सेक्शन 22 आता है विदेशी विधि के संबंध भूल। अगर भारतीय विधि के संबंध, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई गलती कर देता है जो कि विधि के विरुद्ध है, और बाद में कोर्ट में जाता है और कहता है मुझे तो उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन वो माफ नहीं किया जाएगा। इसके बाद विदेशी विधि की भूल, मान लीजिए कोई ऐसी गलती हो जाती है जो विदेशी विधि के, अगर ऐसे कोई विदेशी विधि के अंतर्गत कोई भूल आ जाती है तो ये माना जाएगा इसका जो है फैक्ट मिस्टेक के बारे में, इसका उसमें वही होगा जो फैक्ट मिस्टेक के बारे में होता है। यानी कि आपने 20 से 22 तक टोटल भूल के बारे में जानकारी दी है। अब मैं आपको टोटल बता देता हूँ कितने सेक्शन हुए। एक बता, वैध संविदा के लिए आवश्यकता तब में आता है कैसे वैध संविदा के बारे में कहाँ बताया गया? वैध संविदा के बारे में बताया गया है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में बताया गया है कौन सी संविदा वैध होती है। और उसके बाद सेक्शन 11 और 12 में बताया गया है सक्षम पक्षकार के बारे में। सक्षम पक्षकार
11 हो गया वयस्क और अवयस्क के संबंध में, सेक्शन 12 हो गया साउंड माइंड यानी स्वस्थ मस्तिष्क और अस्वस्थ मस्तिष्क के संबंध में। सेक्शन 14 यानी कि स्वतंत्र संबंध, स्वतंत्र संबंध कब मानी जाएगी कब नहीं मानी जाएगी, तो इसमें सीधी सी बात है कि सेक्शन 14 में स्वतंत्र संबंध कब मानी जाएगी, जब वो इससे न ली गई हो किसी, जैसे कि सेक्शन 15 जिसे कहते हैं प्रतिगण, मैंने इसके आपको थोड़ी बता दी इसलिए मैं आपको शार्ट बता रहा था ताकि आपको रिविजन हो जाए। सेक्शन 15 प्रतिगण, सेक्शन 16 आता है असंगत असर, असंगत असर, सेक्शन 17 आता है कपट, ओके कपट, सेक्शन 18 आता है मिथ्या, दुर्गत, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ये जानकारी आपको बहुत विस्तृत रूप में पुस्तकों में दी गई है, जिस कारण आप समझने में थोड़ा देर कर देते हैं। सेक्शन 18 का मिथ्या दुर्गत क्वेश्चन, इसके बाद क्या आता है सेक्शन 20 से लेकर 22 तक, 20 से लेकर 22 तक ये आती है भूल, यानी भूल। अब आप इतना अगर याद कर लीजिएगा तो आपको वैध संविदा क्या है इसके आवश्यकता के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लीजिए स्वतंत्र संबंध में काम कौन आए कितने सारे हैं, इसके बाद जो सक्षम पक्ष कहा था, यानी कि मैंने सेक्शन आपको सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 22 तक यदि आप जानकारी ले लेते हैं तो आपको वैध संविदा के बारे में पता चल जाएगा, ओके। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, हमारे चैनल पर ही मिलेगा आपको, उसमें मैं आपको पूरे सेक्शन के बारे में बता देता हूँ क्रमवाइज, इससे आपको बहुत अच्छा रहेगा, ओके। तो आप इस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिए।